प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूं। जैसा कि आपको YouTube के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी UGC नेट फर्स्ट पेपर का टीचिंग एप्टीट्यूड पर अति नवीनतम PYQ जो आपको वर्ष 2023 जून का होगा, सटीक प्रश्नोत्तरी को समझा जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में रहा, परंतु मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह हमारा पार्ट 6 प्रैक्टिस सेट के रूप में होगा, जो बाइलिंगुअल आपको मिलेगा। यह UGC नेट PYQ के रूप में वर्ष 23 जून का है। तो हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलें। ये हमारा पहला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन से कारक विषय वस्तु से संबंधित नहीं है? ए, तत्परता और इच्छा शक्ति। बी, विषय वस्तु अथवा अधिगम अनुभवों का संगठन। सी, अधिगमकर्ता की बुनियादी क्षमता। डी, विषय वस्तु अथवा अनुभव की प्रकृति। ई, विषय वस्तु पर महारत। क्वेश्चन 1 है आपकी अंग्रेजी में, which of the following factors influencing learning are not related to content? A, readiness and willpower. B, organization of the content or learning experiences. C, basic potential of the learner. D, nature of the content or learning experiences. E, mastery over the subject matter. ऑप्शंस आपको है A, B and D only. B है A, D and E only. C and D only. और D है आपको A, C and E only. आपको सही ऑप्शन चुनना है A, B, C और D से। प्रश्न हमारा है, अधिगम को प्रभावित करने वाले, मतलब लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर है जो उसको इफेक्टेड करता है। इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग का विषय वस्तु से संबंधित नहीं है। हमें सवाल समझ करके जवाब देना होगा कि संबंधित नहीं है, इसको खोजना है। तो अधिगम लर्निंग जो हमारा है वह अनुभवों एवं विभिन्न स्रोतों द्वारा स्वयं के ज्ञान में बढ़ोतरी करना, स्वयं के ज्ञान में बढ़ोतरी करना, सृजित करना, अर्जित करना, यही हमारा अधिगम कहलाता है। स्वयं के ज्ञान में यह कई कारकों से प्रभावित होता है। यह अधिगम की प्रक्रिया को सफल या असफल, यह धीमा या तेज भी बना सकता है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। तो हमें नहीं को समझना है। प्रश्न को भी ध्यान से देखना पड़ेगा कि सवाल हमारा क्या है। नहीं, तत्परता और इच्छा शक्ति। तत्परता और इच्छा शक्ति यह अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक नहीं में से है। बी हमारा है, विषय वस्तु अथवा अधिगम अनुभवों का संगठन। यह है अधिगमकर्ता की बुनियादी क्षमता। बुनियादी क्षमता भी हमारे अधिगम को प्रभावित नहीं करने वाले हैं। विषय वस्तु अथवा अनुभव की प्रकृति, अनुभव से ये हमारा अधिगम प्रभावित संबंधित नहीं है, यह फैक्टर। और आपका ई है विषय वस्तु पर महारत। विषय वस्तु पर महारत ये आपको संबंधित है,
यह अधिगम को प्रभावित करता है। हमारे पास कंटेंट मैटर रहेगा तो हम अच्छी तरह और बेहतरी कर सकते हैं, अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो हमारा नहीं वाले ऑप्शन जो है वो कथन आपको ए, सी और ई, यह ऑप्शन आपको डी की ओर जाता है। हमारा सही उत्तर होगा ए, सी एंड ई। उत्तर का मिलान किया जा रहा है। ये रहा हमारा ए, सी एंड ई ओनली। अगला प्रश्न 2 हमारा प्रश्न है, ऐसी अनुपस्थितिता संबंधी व्यवहार को निम्न में से क्या कहा जाता है जिसमें बच्चे अपने माता पिता की पूर्वानुमति के बिना जानबूझकर कक्ष अथवा विद्यालय की कक्षा से बाहर की गतिविधियों से अनुपस्थित रहते हैं? ए, छल करना, बी, नखरे करना, सी, झूठ बोलना, डी, पलायनशीलता। अंग्रेजी इसकी है, द absenteeism related behavior in which children willingly make themselves absent from the classroom activities of the school without the prior permission of their parents is called as A, cheating, B, tantrums, C, lying और डी है आपको truancy। सही ऑप्शन चयन करना है ए, बी, सी और डी से। स्पष्ट है कि बच्चे अपने गार्जियन से भी नहीं कह पाते हैं और विद्यालय से भी कह नहीं पाते हैं और वो विद्यालय से आउट रहते, वो कहाँ है यह जानकारी किसी को पता नहीं हो रही है। तो ये ऑप्शन हमारा पलायनशीलता को जाएगा, ये ट्रूएंसी में है। इसका ये तीनों कथन नहीं होगा, ये सही है आपका। तो ट्रूएंसी सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, लघु अवधि स्मृति में संवेदी सूचना को उसी रूप आकार में संरक्षित व प्रतिघारित किया जाता है जैसे वह मूल रूप में प्राप्त हुई थी। कथन 2 है आपको, तात्कालिक स्मृति में संवेदी सूचना विशिष्ट चाक्षक व शब्द प्रभावों, प्रतीकों, चिन्हों व शब्दों के रूप में प्रतिघारित किए जाने के लिए कूटकरण की प्रक्रिया के अध्याधीन है। अंग्रेजी इसकी है, Given below are 2 statements. Statement 1, in short-term memory, the sensory information is preserved and related in the form and shape as it was originally received. Statement 2 है, in immediate memory, sensory information is subject to a process of encoding for being retained in the form of special visual and auditory impressions, symbols, sign and words. Options है, both statement 1 and statement 2 are true. B है आपको, both statement 1 and statement 2 are false. C है, statement 1 is true but statement 2 is false. और D ऑप्शन है आपको, statement 1 is false but statement 2 is true. आपको सही उत्तर चयन करना है ए, बी, सी और डी से। तो लघु अवधि स्मृति, ये लघु अवधि स्मृति यह कुछ समय के लिए, शॉर्ट टाइम, लघु अवधि स्मृति, इसमें विषय वस्तु को अपने मन मस्तिष्क में रखती है। विषय वस्तु, कंटेंट, इसे मुख्य स्मृति या सक्रिय स्मृति कहा जाता है। तो हमारा
सवाल है, लघु अवधि स्मृति में संवेदी सूचना को उसी रूप आकार में संरक्षित और प्रतिधारित किया जाता है जैसे वह मूल रूप में प्राप्त हुई थी। यह कथन आपका गलत है। उसी रूप में बदलता है लघु अवधि। तात्कालिक स्मृति में संवेदी सूचना विशिष्ट चाक्षक व शब्द प्रभाव, प्रतीकों, चिन्हों व शब्दों के रूप में प्रतिधारित किए जाने के लिए कूटकरण की प्रक्रिया के अध्ययन है। यह कथन भी आपका गलत है। तात्कालिक इमीडिएट मेमोरी, इसमें इस प्रकार का कोई बात नहीं है कि इसका प्रतीक क्या है और चिन्ह क्या है जो कूटकरण के रूप में हो। तो इस प्रकार हमारा दोनों कथन गलत है। आपको स्टेटमेंट, ये ऑप्शन आपको बी की ओर जा रहा है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। सही उत्तर आपका बी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अधिगम प्रबंधन प्रणाली LMS के कौन कौन से उदाहरण हैं? ए काहूट, बी कैनवास, सी कैनवा, डी मूडल और ई है आपको पेडलेट। अंग्रेजी है इसकी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS? ए काहूट, बी कैनवास, सी कैनवा, डी मूडल, ई पैडलेट। ऑप्शन है ए, बी एंड डी ओनली, बी ए, बी एंड सी ओनली, सी है आपको बी, सी एंड ई ओनली, डी बी एंड सी ओनली। आपको सही उत्तर बताना है ए, बी, सी और डी से। तो सवाल है, अधिगम प्रबंधन प्रणाली LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, यह एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है। एजुकेशनल करिकुलम LMS प्रदान करता है। इसमें छात्रों एवं शिक्षकों को एक आभासी शैक्षिक वातावरण प्रदान किया जाता है। वर्चुअल, आभासी, जिसे इसमें पाठ्यक्रम सामग्री बनाने, प्रबंधित करने, छात्रों एवं शिक्षकों के बीच संप्रेषण कौशल पैदा करने, सहयोग करने को आसानी सुविधाजनक बनाने के लिए छात्रों के प्रदर्शन, उसका परफॉर्मेंस एवं उसका असेसमेंट करने के लिए यह टूल उपयोगी है। आपको LMS, इसमें आपको मूडल, कैनवास, सोक्रेटिव, माइंडफ्लैश, स्काईप्रे, स्प्रिंग लर्न, ब्लैक बोर्ड लर्न, ये सब आते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि हमारा LMS में क्या क्या है। तो इसका सही उत्तर आपका है कैनवास और मूडल। इस प्रकार हमारा बी और डी कथन सही है, जो ऑप्शन ए की ओर है, बी एंड डी ओनली। ये हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न, स्वनिर्देशित अधिगम के निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रमुख अभिलक्षण हैं? ए स्व अनुवीक्षण, बी अधिगम का स्वामित्व लेना, सी उपचारात्मक शिक्षण, डी शिक्षक उन्मुखी, ई अधिगम का विस्तार। अंग्रेजी इसकी है, which of the following are the prominent features of self-directed learning? A. Self-monitoring, B. Taking ownership learning, C. Remedial teaching, D. Teacher-oriented, E. Extension of learning. ऑप्शन है आपको ए में C and E only, B A, B and E only, C A, B and C only, D C, D and E only। आपको सही
ऑप्शन चुनना है ए, बी, सी और डी से। प्रश्न है स्वनिर्देशित अधिगम, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, इनके लक्षण, इसके प्रमुख अभिलक्षण कौन कौन से हैं? तो सवाल में स्पष्ट है कि स्वनिर्देशित, स्वनिर्देशित यानी खुद से हमें निर्देशित होना है, सेल्फ डायरेक्टेड। सेल्फ डायरेक्ट तो स्व अनुवीक्षण होना ही है, ये आपका सही की ओर जाए। अधिगम का स्वामित्व लेना, टेकिंग ओनरशिप लर्निंग, यह भी आपका सही है। जब हम अपने को समझेंगे कि हमको क्या करना है, कैसे हमको सीखना है, कैसे हमको समझना है। उपचारात्मक शिक्षण, रिमेडियल टीचिंग, यह जो है आपको स्पष्ट बतला रहा है टीचिंग। ये तो सेल्फ के लिए होगा नहीं, ये आपको टीचर ओरिएंटेड हो गया। ये टीचर ओरिएंटेड होगा तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये होना ही नहीं है। सी हमारा डी है शिक्षक उन्मुखी, वही बात, टीचर ओरिएंटेड तो ये होना नहीं है, क्योंकि हमें सेल्फ डायरेक्टेड है। तो सेल्फ डायरेक्टेड में टीचर ओरिएंटेड नहीं, स्टूडेंट सेंटर्ड। अधिगम का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग, ये किसके द्वारा होगा? खुद के द्वारा, स्वयं द्वारा, लर्नर द्वारा, अधिगमकर्ता के द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा। तो हमारा यह कथन अधिगम का विस्तार सही है। इस प्रकार कथन ए, बी और ई, ये तीन कथन हमारा सही है, जो ऑप्शन बी की ओर जा रहा है, ए, बी एंड ई। उत्तर का मिलान, ये रहा हमारा ऑप्शन। अगला प्रश्न 6 है, किसी क्षेत्र में विद्यार्थियों के कार्यों का संकलन जिसमें वृद्धि, आत्मचिंतन और उपलब्धि प्रदर्शित होती है उसे कहा जाता है? ए, सकारात्मक व्यवहार, बी, व्यक्तिगत विकास, सी, उपाख्यानात्मक अभिलेख और डी है आपको पोर्टफोलियो, पत्रधान। अंग्रेजी इसकी है, ए कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट वर्क इन एंड एरिया शोइंग ग्रोथ, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड अचीवमेंट इज कॉल्ड एज ए, पॉजिटिव प्रैक्टिस, बी, पर्सनल डेवलपमेंट, सी, एनेक्डोटल रिकॉर्ड और डी है आपको पोर्टफोलियोज। आपको सही उत्तर बताना है ए, बी, सी और डी से। तो विद्यार्थियों के कार्यों का संकलन कहाँ होता है? स्पष्ट है, पोर्टफोलियो में। यहाँ उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक जो भी मतलब आपको विद्यालय परिसर में बच्चे द्वारा किया जाता है, उन सारी गतिविधियों का संकलन पोर्टफोलियो के अंतर्गत होता है। तो ये हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, पोर्टफोलियो। सही उत्तर ये रहा ऑप्शन डी, पोर्टफोलियो। अगला प्रश्न, अधिगम के द्वितीयक नियम निम्नलिखित में से कौन से हैं? ए है बहुप्रत्युत्तर का नियम, बी, सहचारी स्थानांतरण का नियम, सी, प्रभाव का नियम, डी, अनुरूपता का नियम, ई, अभ्यास का नियम। अंग्रेजी इसकी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग? ए, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, बी, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, सी, लॉ ऑफ इफेक्ट, डी, लॉ ऑफ कन्फर्मिटी और ई है आपको लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ऑप्शन है ए, बी, सी एंड ई ओनली, बी, ए, बी एंड डी ओनली, सी, ए, बी एंड ई ओनली और डी ऑप्शन है आपको सी, डी एंड ई ओनली। आपको सही उत्तर बताना है ए, बी, सी, डी से। तो पीछे भी हम लोगों ने समझा पिछले प्रश्न में कि अधिगम जो हमारा है वह अनुभव एवं विभिन्न स्रोतों द्वारा स्वयं के ज्ञान में बढ़ोतरी, स्वयं के ज्ञान में बढ़ोतरी है, यह हमारा अधिगम है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। यह व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन जो अस्थायी परिवर्तन हो,
यह हमारा अधिगम कहलाता है। अधिगम को मुख्य रूप से 3 नियमों में रखा गया है। मुख्य नियम आपको 3 है। पहला है आपका तत्परता का नियम, दूसरा है आपको अभ्यास का नियम, और तीसरा है आपका प्रभाव का नियम। अब ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अधिगम का मुख्य नियम कौन कौन से हैं और बाद बाकी जो आपको होंगे वह द्वितीयक नियम। तो ये आपका प्राथमिक नियम बोलिए या मुख्य नियम। तो हमारा एक में है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। इन तीनों को हटाने के बाद जो भी बचे वो सब हमारा द्वितीयक नियम के अंतर्गत आएंगे। तो द्वितीयक नियम को ही हमें चयन करना है। तो प्रभाव का नियम ये नहीं होंगे आपको, अभ्यास का नियम ये आपको नहीं होंगे। तो स्पष्ट है हमारा ए बहुप्रत्युत्तर का नियम, बी सहचारी स्थानांतरण का नियम और डी अनुरूपता का नियम। अर्थात ए, बी और डी, ये 3 आपको बी ऑप्शन की ओर है। तो हमारा उत्तर ए, बी एंड डी ओनली यही रहा। उत्तर का मिलान हम सब देख लें। ये रहा अगला प्रश्न। मिस्टर किम अपने विद्यार्थियों के लिए सजीव लाइव मतदान एवं प्रतिपुष्टि के लिए एक उपकरण बनाना चाहता है। इस हेतु निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक उपयुक्त होंगे? आपको ए है मेंटीमीटर, बी स्क्रीन कास्टोमेटिक, सी पैडलेट, डी पोली एवरीवेयर, ई बुक क्रिएटर। अंग्रेजी इसकी है मिस्टर किम वांट्स टू क्रिएट ए लाइव पोलिंग एंड फीडबैक tool for his students. In this context, which of the following would be most suitable? Mentimeter, screen कास्टोमेटिक, पैडलेट, पोली एवरीवेयर, बुक क्रिएटर। ऑप्शन आपको है ए, बी, सी एंड ई ओनली, बी है आपको ए एंड डी ओनली, सी ए, बी एंड डी ओनली और डी है आपको सी एंड ई ओनली। आपको सही उत्तर बताना है इसमें से कि ए, बी, सी और डी से कौन सा सही होगा। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो लाइव है वह लाइव टूल बनाने के लिए मिस्टर किम को कौन सा उपयुक्त होगा। तो आपको मेंटीमीटर सही है और पोली एवरीवेयर अर्थात कथन ए और डी। जो ऑप्शन आपको बी की ओर जाता है ये हमारा ए एंड डी ओनली, मेंटीमीटर और पोली एवरीवेयर। उत्तर का मिलान ये रहा हमारा सही उत्तर ए एंड डी ओनली। अगला प्रश्न। स्वविनियमित अधिगम द्वारा अनुपालित विभिन्न सोपान निम्नलिखित में से कौन से हैं? ए लक्ष्य निर्धारित करना, बी कार्य का विश्लेषण करना, सी अधिगम को विनियमित करना, डी योजनाओं को आविष्कृत करना, ई युक्तियां एवं कार्यनीतियां अधिनियमित करना। अंग्रेजी इसकी है व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप फॉलोड बाय द सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग? ए सेटिंग गोल्स, बी एनालाइजिंग द टास्क, सी रेगुलेटिंग लर्निंग, डी डिवाइडिंग प्लान्स, ई इनैक्टिंग टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजीज। ऑप्शन है ए सी ए बी डी ई और बी है आपको डी सी ए ई बी, सी है बी ए डी ई सी और डी ऑप्शन है आपको डी सी ई ए बी।
आपको इसमें अनुक्रम से चुनना है। ABCDE 5 स्टेटमेंट दिया है, तो इसका सीक्वेंस बनाना है अनुक्रम में कि पहले कौन होगा। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि इसका सोपान जो है कहीं भी रहे, जब आपको नजर आए विश्लेषण, ये एनालिसिस, इसको सबसे पहले चयन करना है, एनालिसिस। तो हमारा कार्य का विश्लेषण करना कथन बी में है, तो सबसे पहले हम ऑप्शन में ढूंढेंगे बी कहाँ है, जो आपको सी ऑप्शन में, यहाँ आपका बी है, ये आपको पहले नंबर पर आएगा विश्लेषण। यदि कहीं कथन में बी नहीं है, यानी विश्लेषण नहीं है, एनालिसिस नहीं है, तब हमें गोल चुनना होता है। गोल यानी लक्ष्य, हमें लक्ष्य ढूंढना होता है। यहाँ विश्लेषण आपको दिया हुआ है, तो पहले बी, वहाँ उसके बाद लक्ष्य, दूसरा नंबर पर आपको आएगा लक्ष्य। पहला में है विश्लेषण, तो लक्ष्य हमारा ए में है, कथन ए में है, तो बी के बाद ए है। इस प्रकार स्पष्ट है कि हमारा सही उत्तर सी की ओर जाएगा। सी, BADEC, अधिगम को विनियमित करना, रेगुलेटिंग लर्निंग आपको अंत में होगा, ये 5वें नंबर पर आएंगे। जहाँ कहीं भी हमको विश्लेषण होगा तो पहले, यदि विश्लेषण नहीं है, लक्ष्य है, तो हम लक्ष्य को ही एक नंबर पर रखेंगे। ये ध्यान में रखना है, और इस प्रकार हम अपने सही ऑप्शन को चयन कर लेंगे कम समय में। और यह एक छोटी सी आपको ट्रिक है कि पहले हम विश्लेषण खोजेंगे, उसके बाद लक्ष्य। सही उत्तर का मिलन, ये रहा हमारा सही उत्तर BADEC, जो सीक्वेंस में है, क्रम से है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, अब सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्न के साथ उपस्थित होंगे और प्रश्नोत्तरी को समझा जाएगा। तब तक के लिए सेशन को बाइंड अप किया जा रहा है, और हम सब मिलने के लिए समय का इंतज़ार करें अच्छे अच्छे प्रश्नों के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।